हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स पे। ये चैनल उन सभी के लिए है जो कि लाइफ साइंस से रिलेटेड डिफरेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो होगा व्हाट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एस बाला ट्यूटोरियल। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। गाइस, आज का ये वीडियो मैंने CSIR नेट और DBT एग्ज़ाम से को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो चलिए बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। सो व्हाट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़? इसे जानने के लिए, इसे समझने के पहले हमें समझना होगा इसके बैकग्राउंड को। यानी अगर आपको इम्यूनोलॉजी का आइडिया है तो आपके लिए ये समझना काफ़ी आसान होगा। अगर आइडिया नहीं भी है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे देती हूँ। तो आज हम कंप्लीट इम्यूनोलॉजी को नहीं डिस्कस करेंगे, बट हम जानेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं उन्हें। पहला हमारा बी सेल्स और दूसरा है एंटीबॉडीज़। ओके, सो बी सेल्स क्या हैं? व्हाट इज बी सेल्स? बी सेल्स को हम बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं और ये एक तरह का वाइट ब्लड सेल होता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन इन द ह्यूमोरल इम्यूनिटी कंपोनेंट ऑफ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम बाय सिक्रीटिंग एंटीबॉडीज। सो ये बी लिम्फोसाइट से रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। अब ये होता कैसे है? हाउ दे आर सिक्रीटिंग एंटीबॉडीज? कब उन्हें पता चलता है कि उन्हें एंटीबॉडी सिक्रीट करना है, किस तरह का एंटीबॉडी सिक्रीट करना है, ये सारी बातें उन्हें पता कैसे चलती है? तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले बी सेल को एक्टिवेट होना पड़ता है। और ये एक्टिवेशन होता कैसे है? तो जब भी बी सेल किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आता है तो इनके ऊपर जो मौजूद रिसेप्टर्स होते हैं उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड एज अ रिजल्ट क्या करते हैं? ये एक्टिवेट होते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं। इनके एक्टिवेशन के बाद इनका दो टाइप में डिफ्रेंशिएशन होता है। पहला तो बनता है हमारा प्लाज्मा बी सेल और दूसरा बनता है हमारा मेमोरी सेल। सो प्लाज्मा बी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ओके, एंड दीज मेमोरी सेल्स ये जो है एज अ मेमोरी हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं ताकि अगर फ्यूचर में दोबारा से सेम एंटीजन से इन्फेक्शन हो तो बॉडी उसे ईजिली रिकॉग्नाइज करे और क्विक रिस्पॉन्स दे। ये मेमोरी सेल्स जो होते हैं काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ओके, बट दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बस वो इस इनकाउंटर को याद रखते हैं एंड फर्दर ये जो है इनकाउंटर को याद रखते हुए जब नेक्स्ट एंटीजन से इनका सामना होता है, अगर वो सेम एंटीजन होता है, एट दैट टाइम दे शो द क्विक रिस्पॉन्स। ओके, सो व्हाट इज एंटीबॉडीज? सो एंटीबॉडीज को हम लोग इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं और ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है। ठीक है, जो कि बना होता है दो हेवी एंड दो लाइट चेन से मिल करके। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दे आर टू हेवी चेन्स, दीज आर द टू हेवी चेन्स एंड here are the light chains. Okay, so this one is the light chain. और ये हेवी एंड लाइट चेन जो होते हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से अटैच होते हैं। ओके, हेवी चेन के हम इस लोअर पोर्शन को कहते हैं कांस्टेंट पोर्शन। जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये पूरा जो पोर्शन है ये कांस्टेंट पोर्शन है एंड इसमें ये जो पर्पल कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं ये वेरिएबल पोर्शन है। सो कांस्टेंट पोर्शन का काम क्या होता है? ये जा करके रिसेप्टर सेल के साथ अटैच होता है। वहीं ये जो वेरिएबल पोर्शन होते हैं इनसे एंटीजन जाके अटैच होते हैं। सो कांस्टेंट पोर्शन जो होता है लगभग सभी एंटीबॉडीज़ का जो होता है वो सेम होता है, बट ये वेरिएबल पोर्शन जो है इनमें आपको मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे।
क्योंकि ये वेरिएबल पोर्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग और डिटेक्टिंग द एंटीजन। तो जितने तरह के एंटीजन हैं, हर एंटीजन का एक स्पेसिफिक एपिटोप होता है और उस स्पेसिफिक एपिटोप के अगेंस्ट इनमें एक पैराटोप होता है। ओके, सो जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं उनके इस वेरिएबल रीजन में कई अलग तरह के कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। सो एंटीबॉडीज जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो इसके बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको डील कर दे रही हूँ। सो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जो होते हैं ये भी बनते हैं बी सेल से, बट डिफरेंट लीनिएज के बी सेल से, यानी अलग अलग तरह के बी सेल्स जो अलग अलग एंटीजन से इनकाउंटर हुए होंगे, उनसे जब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी सारे एंटीबॉडीज़ के जो वेरिएबल पोर्शंस होंगे वो डिफरेंट होंगे, देन दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज कॉल्ड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। बट जब एक सिंगल बी सेल के क्लोन से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, तब इस तरह के एंटीबॉडी को हम क्या कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ओके, सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खासियत क्या होगी कि ये सारी जो हैं बिल्कुल सेम होंगे, इवन इनके वेरिएबल पोर्शन जो हैं वो भी सेम होंगे। ओके, इनकी बाइंडिंग कहाँ पे होती है, सो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज have multiple epitopes of antigen and they are used in the immunization, while monoclonal antibody have a single epitope for a single antigen. So monoclonal antibodies are able to recognize only a single epitope of a single antigen. Okay, now antibody class. So a mixture of different antibodies. Polyclonal antibodies are the mixture of different type of antibodies. Okay, while monoclonal antibody belongs from a single class of antibody. Antigen binding site, a mixture of antigen binding site with different antigen binding sites. Okay, so इनमें different antigen binding sites होती हैं because they are polyclonal antibodies, so they have the binding sites for the different type of antigens, while in case of monoclonal antibody all antibody have the same antigen binding sites. Okay, the potential for the cross reactivity, so in case of polyclonal antibody it is really very high, but in case of monoclonal antibody the potential of cross reactivity is low. Now अब बात हम करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में, बिकॉज आज का हमारा जो थीम है वो क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। सो हाउ दीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड। तो हम जान रहे हैं कि जो प्लाज्मा सेल होता है व्हेन इट गेट एनकाउंटर्ड विद द एंटीजन इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। ओके, सो अगर हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा सेल को ईजिली पहले तो एंटीजन से इनकाउंटर कराएं एंड देन व्हेन इट गेट एक्टिवेटेड हम इसे इन विट्रो कंडीशन में कल्चर कर सकते हैं इन द लैब। ओके, एंड हम हमारे रिक्वायर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, दीज प्लाज्मा सेल हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। ओके, so by this method we are not able to get the large scale production of monoclonal antibodies. Okay, so there is a problem in continuous production. So to overcome this problem, in 1975 Kohler and Milstein developed a technique which is known as a hybridoma technique. And why this known as hybridoma technique? Because in this technique we hybridize the two type of cells for the production of monoclonal antibodies on the large scale. And for the production of large scale monoclonal antibody they get Nobel Prize in 1984. So they are the first who successfully hybridized the antibody producing B lymphocyte with the melanoma cells in vitro and create the hybridoma cells. Okay, so what they do, they take the activated B cells
and they fuse with the myeloma cells or the cancerous B cell, and when they get fused they produce the hybrid cell which is called hybridoma cell, and now we can culture these hybridoma cells in lab, and we are now able to produce a large scale of monoclonal antibody production. Okay, so now in this way today we are able to produce a large scale of monoclonal antibodies for the different type of antigens. Okay, so that's all for today's video. Thanks for watching my video. For more information and query, please join me on Telegram. This is my Telegram channel, Life Science Tutorials. So you can join me here also. Okay. So please subscribe my channel as Bala Tutorials, the one-stop solution for the all life science examinations. Thank you.